Okay, dear students, so let's start with the new topic or the next heading, loan from financial institutions. Loan from financial institutions. In short, it is called FIIs, financial institutions. From financial institutions also, we can take or we can raise medium term and long term finance. Yes. सर आप बुक से पढ़ा रहे हो, स्क्रीन शेयर नहीं कर रहे? आज वो स्लाइड बनी नहीं है, इसे बुक ही यूज करें डायरेक्ट। ओके सर। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई से भी हो सकते हैं, इसमें हमारे कुछ प्राइवेट बैंक्स भी आ जाती हैं और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वगैरह है, इस तरह के भी इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं जिनके थ्रू हम लोन रेज कर सकते हैं। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है और आपका इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI और आपकी ICICI बैंक इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, HDFC है और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। इंडस्ट्रियल बैंक है जो गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की थी, IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इन सबसे हम फंड रेज कर सकते हैं। इसके फीचर्स क्या होंगे? टर्म लेंडिंग, इसमें दो तरह का लोन मिल जाता है, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म लोन आपको इजीली मिल जाता है। मेंट फॉर क्रिएटिंग फिक्स्ड एसेट्स, ये लोन जो आपको अवेल होता है ये बेसिकली फिक्स्ड एसेट परचेस करने के लिए होता है। आप इससे फिक्स्ड एसेट परचेस कर सकते हैं, अपने एसेट्स को इंक्रीज कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकते हैं। ये कुछ आपको नॉलेज भी शेयर करते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी वगैरह, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं। सिक्योरिटी, ये जो लोन प्रोवाइड करते हैं बेसिकली इनके लोन सिक्योर्ड होते हैं। आपको प्रॉपर्टी के पेपर वगैरह समथिंग और दी अदर आपको मॉर्गेज करनी होगी तब आपको लोन मिलेगा। इन्वॉल्वमेंट इन मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कुछ ये भी चाहते हैं कि उनका भी कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए मैनेजमेंट पे। जो आपका मैनेजमेंट है, सिंस दे आर कीन इंटरेस्टेड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो ये चाहते हैं कि ये पार्टिसिपेट करें आपके मैनेजमेंट में, डिसीजन मेकिंग में, बिजनेस को करने में, जिससे कि उनका पैसा इजीली न डूबे, उन्हें भी लगे कि हाँ वो अपने पैसे को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट है, तो वो चाहते हैं कि वो मैनेजमेंट का पार्ट एंड पार्सल बन जाए। कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स, जो ये लोन वगैरह होते हैं इसको इक्विटी शेयर्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है कुछ केसेस में, नॉट एवरी टाइम एवरीवेयर, बट कुछ केसेस में इस लोन को अगर हम रीपे नहीं करना चाहते हैं, वी आर नॉट इन पोजिशन, आवर फाइनेंशियल पोजिशन इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, तो हम इनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करके शेयर होल्डर बना सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। मेरिट्स क्या होते हैं, इसके फायदे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, हमारी कंपनी को, हमारे बिजनेस को। पहली चीज, प्रोविजन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, इनके होने से फायदा ये होता है कि हमें लॉन्ग टर्म लोन इजीली अवेलेबल हो जाता है। दूसरी बात, फॉरेन करेंसी लोन्स, इनके बेसिस पर फॉरेन करेंसी लोन्स भी अवेलेबल होते हैं। थर्ड थिंग, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, आप सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये लोग इजीली सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, नॉर्मली करते हैं इक्विटी शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर में, तो आपको रेडी फंड मिल जाते हैं, अवेलेबल फंड होते हैं आपके लिए। Financial institutions invest their fund in the securities issued by the companies, तो आपको इजीली इनके थ्रू। हाँ जी सर, आप कौन से पेज पे पढ़ा रहे हो? बुक में अलग होगी, आपके अलग होगी। हाँ जी, सुभाष देव देखते हैं, बुक चेंज करें, सुभाष देव मिल जाएगी, ये रही। अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज, शेयर्स वगैरह अंडरराइट करते हैं ये। अगर आपके शेयर है आपको लग रहा नहीं बिकेंगे तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपके शेयर जो है अंडरराइट करवा देते हैं। मींस कि आपके शेयर सारे परचेज कर लेंगे जो आपको लग रहा है कि नहीं सेल आउट हो पाएंगे मार्केट में। आज डे में इस बुक के अनुसार हम देखें तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 होगा, 7 है इसमें, सुभाष डे में। चैप्टर तो पहले खत्म हो गया, इस चैप्टर में तो ज्यादा कंटेंट है नहीं,
चैप्टर 7 में सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में सुभाष डे में। तो सर फिर आप क्या पढ़ा रहे हो? लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये रहा पेज नंबर 181 पे दिया, 181। So 186 बेटा 181 अंडर द हेडिंग डिबेंचर्स, पॉइंट नंबर 2, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कलर्ड बॉक्स दे रखा है। 186 है, मेरे को मिल गया। हाँ जी, बहुत शॉर्ट दे रखा है इसमें तो। सुभाष डे में तो मेरिट डिमेरिट फीचर कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल दे रखा है। चल इससे देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। सर सिर्फ 4 पॉइंट है, फीचर्स मेरिट है, बस डिमेरिट नहीं है। मेरिट डिमेरिट कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट पर आ जाइए, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिजनेस हाउसेस के लिए कॉमर्स इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए कमर्शियल बैंक्स को एस्टैब्लिश किया था। इंडस्ट्रीज के प्रमोशन के लिए एस्टैब्लिश की आईडीबीआई बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया मींस के सिडबी। प्राइवेट सेक्टर में आई आईसीआईसीआई, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और आपके नॉर्मल बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए, लोन प्रोवाइड करने के लिए, प्रमोट करने के लिए बैंक्स एस्टैब्लिश हुई। बहुत तरह की कमर्शियल बैंक कहलाती है बेसिकली, बहुत सारी बैंक्स हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ी बैंक है, कैनरा बैंक है। ये सारी बैंक जो है ये एस्टैब्लिश हुई किसके लिए? बिजनेस हाउसेस के लिए, बिजनेस को लोन देना। तो कमर्शियल बैंक लोन ग्रांट करते हैं, शॉर्ट टर्म लोन भी देते हैं, मीडियम टर्म भी देते हैं और लॉन्ग टर्म भी देते हैं। कमर्शियल बैंक्स ऑक्यूपाई a vital position as they provide funds for different purposes as well as for different time periods. ये different time period के लिए different purposes को fulfill करने के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कैश क्रेडिट है, कैश क्रेडिट बहुत ही शॉर्ट टर्म लोन होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट आपका पैसा जितना बैंक में डिपॉजिटेड है उससे ज्यादा आप विथड्रॉ कर सकते हैं। टर्म लोन यानी शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन वगैरह। परचेज और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, बिल्स को डिस्काउंट करवाए थे जैसे कि आपने पढ़ा, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये कमर्शियल बैंक जो है आपके बिल को डिस्काउंट कर देते हैं, यानी बिल रिसीवेबल वगैरह को क्या करते हैं? डिस्काउंट करवा देते हैं। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव, इश्यू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह इशू करते हैं, मींस गारंटर बन जाते हैं। आप जब डील कर रहे हैं डिफरेंट पार्टीज से, थर्ड पार्टीज से, तो ये गारंटर भी बन जाते हैं। कैश क्रेडिट जो होता है बहुत शॉर्ट टर्म होता है, वेरी वेरी शॉर्ट टर्म, शॉर्ट पीरियड के लिए। ये वर्किंग कैपिटल को एक्सटेंड करने के लिए होता है। अपनी वर्किंग कैपिटल आपको बिजनेस में बढ़ानी है तो आप कैश क्रेडिट लेते हैं। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है। इट अलाउज द बोरोवर टू यूटिलाइज मनी विदाउट होल्डिंग ए क्रेडिट बैलेंस इन एन अकाउंट। यहाँ पे आपको पैसा मिल जाता है यूज करने के लिए, लेकिन क्रेडिट बैलेंस आपके अकाउंट पे नहीं आता। इसमें पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है, आप उसे यूटिलाइज करेंगे, जितना पैसा आप विड्रॉ करेंगे, यूज करेंगे, उतने पर आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। नो मैटर हाउ मच अमाउंट हैज बीन सैंक्शनड बाय द बैंक। बैंक ने कितना सैंक्शन किया डजंट मैटर, जितना आपने विड्रॉ कर लिया उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। स्क्रीन पे जो मेरी पिक्चर आ रही है उसमें मुझे खाली होटल जो दिखाई दे रहे थे, मुझे लगा शायद कुछ कंफ्यूजन सा हुआ कि आवाज ना जा रही हो। नेक्स्ट इज ट्रेड क्रेडिट। अब ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? ये तो कैश क्रेडिट हो गया जो ऊपर शॉर्ट टर्म लोन है, जिसमें बैंक आपको पैसा देती है यूज करने के लिए बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए। एक आपका है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट में बिजनेस हाउसेस आपको कुछ एसेट्स, गुड्स वगैरह उधार देते हैं, जिनकी पेमेंट आप एट ए लेटर डेट करते हैं, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 1 ईयर, या ऑन इन इंस्टॉलमेंट्स आपको पेमेंट करनी होती है। ये ट्रेड क्रेडिट है। ट्रेड क्रेडिट इज द क्रेडिट extended by one trader to another trader for the purchase of goods and services. Trade credit
द परचेज ऑफ सप्लाईज विदाउट इमीडिएट पेमेंट, आपका पैसा नहीं है तब भी आप गुड्स परचेज कर सकते हैं, तो दूसरा बिजनेसमैन आपको फैसिलिटेट कर रहा है बाय प्रोवाइडिंग द गुड्स एंड सर्विसेज ऑन शॉर्ट टर्म क्रेडिट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। टेम्पररी एक तरीके का लोन है ये, इनडायरेक्ट लोन। आपको गुड्स प्रोवाइड कर दिए, पेमेंट बाद में लेंगे, आपको एसेट्स प्रोवाइड कर दिए, इनके पेमेंट आपसे बाद में लेंगे। सच क्रेडिट अपीयर्स इन द रिकॉर्ड ऑफ द बायर ऑफ गुड्स एज सन्डी क्रेडिटर्स और द अकाउंट पेएबल, ये आपके अकाउंट पेएबल में आ जाता है या सन्डी क्रेडिटर्स की हेडिंग में आ जाता है, या ट्रेड पेएबल्स एक हेडिंग होती है उसके अंडर आता है। ट्रेड पेएबल्स न्यू बैलेंस शीट में, अब जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग वर्टिकल बैलेंस शीट, उसमें आता है ट्रेड पेएबल्स, उसके अंडर में ये हेडिंग आती है ट्रेड क्रेडिटर्स या अकाउंट पेएबल। और वो लोग आ जाते हैं जिनसे आपने उधार में सामान लिया या आपने उधार में उनसे एसेट परचेज किए वगैरह वगैरह। नाउ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट आर अनसेक्योर्ड शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स मेड बाय कंपनी विद अनदर कंपनी, एक कंपनी दूसरी कंपनी में विदाउट प्रोवाइडिंग और विदाउट टेकिंग एनी सिक्योरिटी जब पैसा इन्वेस्ट कर देती, इसको हम बोलते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इंटर मींस एक दूसरे में आपस में, कॉर्पोरेट मींस कंपनी, डिपॉजिट मींस पैसा लगाना। जब कंपनीज एक दूसरे आपस में एक दूसरे कंपनी के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करती हैं, इट इज कॉल्ड इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है नॉर्मली, इस पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती, कोई पेपर जमा नहीं करने होते, कोई कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता। These deposits are usually considered by the borrower company to solve problems of short-term fund insufficiency। जब हमें कुछ कम समय के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, जब हमें शॉर्ट वाइल के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तब हम एक दूसरी कंपनीज को सपोर्ट करते हैं बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट। द 3 टाइप्स ऑफ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट आर, 3 तरह के होते हैं। 3 months डिपॉजिट, एक 3 महीने का होता है। 6 months डिपॉजिट, एक 6 महीने का होता है। और थर्ड वन होता है कॉल डिपॉजिट, जब भी कॉल करेंगे पैसा वापस करना पड़ेगा। पहला होता है 3 months का ड्यूरेशन है, मैच्योरिटी 3 महीने के बाद होगी, 3 महीने बाद ही पेमेंट वापस मिलेगी। दूसरा होता है 6 months, 6 महीने बाद पेमेंट वापस मिलेगी। और तीसरा होता है कॉल डिपॉजिट, इमीडिएट आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगी जैसे आप कॉल करेंगे। अगला होता है आपका पब्लिक डिपॉजिट, ये इंपॉर्टेंट है। द डिपॉजिट दैट आर रेज्ड बाय द organizations or the corporate sector directly from the public are known as public deposit। जो पब्लिक से डायरेक्टली हम फंड रेज कर लेते हैं वो कहलाता है पब्लिक डिपॉजिट। ये भी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 6 महीने से 3 साल तक की ड्यूरेशन होती है इसकी। कंपनीज जनरली इनवाइट पब्लिक डिपॉजिट फॉर पीरियड ऑफ 3 years। नॉर्मली कंपनीज जो है 3 महीने के पब्लिक डिपॉजिट मार्केट से रेज करती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड ऑन पब्लिक डिपॉजिट आर यूजुअली हायर देन दैट ऑफर्ड ऑन बैंक डिपॉजिट। बैंक जो इंटरेस्ट लेती है उससे ज्यादा इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इससे फायदा ये होता है, पब्लिक अट्रैक्ट होती है कि बैंक में अगर हम अपना पैसा अपनी सेविंग इन्वेस्ट करेंगे, बैंक हमें देगी मैक्सिमम 8% ऑफ इंटरेस्ट। अगर हम किसी कंपनी के पब्लिक डिपॉजिट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 9 to 10% इंटरेस्ट इजीली मिल जाएगा। इसके बाद इससे हायर रिटर्न देने वाला होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड से हमें पैसा और ज्यादा रिटर्न मिल जाता है, वहां लगभग मिनिमम गारंटेड अमाउंट जो होता है वो 12% होता है। तो पब्लिक अपने अकॉर्डिंग जज करती है कि हमें कितने टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है और कितना हम रिटर्न चाहते हैं, उसके हिसाब से पब्लिक खुद चूज करती है, सिलेक्शन करती है। फिर पब्लिक ये भी देखती है कि गुडविल क्या है, किसकी गुडविल अच्छी है। बिजनेस हाउसेज डूब सकते हैं, बंद हो सकते हैं, कंपनी भाग सकती है। बैंक इजीली कहीं नहीं भागती है, बैंक भी बंद हो जाते हैं बट इजीली कहीं नहीं भागती है। तो लोग बैंक पर ज्यादा क्या करते हैं, फोकस करते हैं और विश्वास रखते हैं बैंक में। द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट्स इज रेगुलेटेड डायरेक्टली बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पब्लिक डिपॉजिट्स को आरबीआई देखती है। एनी पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन डिपॉजिटिंग मनी इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन डू सो बाय फिलिंग अप ए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। द ऑर्गेनाइजेशन इन रिटर्न इशू द डिपॉजिट रिसीट एज एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेब्ट। कंपनी फॉर्म वगैरह पहले से इशू करके रखती है, जिसको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है कंपनी में वो एक पर्टिकुलर फॉर्म फिल करता है। कंपनी फॉर्म रिसीव करेगी, फिल्ड अप फॉर्म रिसीव करेगी, उसके अनुसार कंपनी अपने पब्लिक डिपॉजिट पब्लिक को इशू कर देगी और एक रिसीट देगी, इतना पैसा आपसे लिया, इतने टर्म के लिए लिया, वो एक्नॉलेजमेंट रिसीट हो जाती है। पब्लिक डिपॉजिट्स कैन टेक केयर ऑफ बोथ मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ बिजनेस। शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों के लिए होते हैं। The deposits are beneficial to both the depositor as well as to the organization। पब्लिक डिपॉजिट दोनों के लिए फायदेमंद होता है,
बिजनेस के लिए इसलिए क्योंकि बिजनेस को रेडीमेड फंड मिल जाता है, बिजनेस को पैसा मिल जाता है जो कि अवेलेबल नहीं था। और आपका इनके लिए फायदेमंद, डिपॉजिटर के लिए ऑब्वियस सी बात है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है तो इनको फंड्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, अपना पैसा बढ़ाने के लिए इनके लिए अच्छा सोर्स है। तो ये बैंक से बेटर समझते हैं, अगर ये इंटरेस्टेड होते हैं रिस्क लेने में तो ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सो दिस चैप्टर इज ओवर। मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर, स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। इस चैप्टर में कुछ पूछना है? डिपॉजिटरी रिसीट है, बैंक लोन वगैरह है, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, पब्लिक डिपॉजिट है, कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर शायद कोर्स से हट गया, किसी बुक में है नहीं अब प्रिंटेड, इसका ना हट गया होगा कोर्स से। कोई पॉइंट रिपीट करना है? सर हाँ जी। सर ट्रेड क्रेडिट वाला कर दो। ट्रेड क्रेडिट, जब हम उधार गुड्स वगैरह लेते हैं, जैसे कि रिटेलर जो है होलसेलर से उधार गुड्स परचेज करते हैं, वो आपका ट्रेड क्रेडिट है। और कोई पॉइंट? सब पूरे टॉपिक में बस यही लाइन थी? मतलब एक ही लाइन थी? ऐसा नहीं है एक ही लाइन थी, ये तो शॉर्ट में बता दिया है। सब पूरा बता दो। कहाँ दे रखा है भाई, पूरा क्या था? ये तो दिया, छोटा सा तो दिया है इसमें। ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट इज कॉमनली यूज्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है, इसको हम बोलते हैं सन्डे क्रेडिटर या अकाउंट पेएबल। जब हम उधार लेते हैं गुड्स वगैरह या एसेट परचेज करते हैं तो जिनसे लेते हैं हमारे सप्लायर, वो कहलाते हैं ट्रेड क्रेडिटर या अकाउंट पेएबल। इट इज ग्रांटेड टू दोज कस्टमर्स हु हैव रीजनेबल अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल स्टैंडिंग एंड गुडविल। जिन बिजनेस हाउसेस की परफॉर्मेंस, पास्ट रिकॉर्ड, गुडविल अच्छी होती है, उनको उधार दिया जाता है। The volume and period of credit extended depends on factors such as reputation of the purchasing firm, financial position of the seller, volume of purchases, past record of payment, and degree of competition in the market. कितना आपको उधार मिल सकता है, कितने पीरियड के मिल सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी अच्छी है और जो सप्लायर है उसके पास कितना अवेलेबल है, वो कितना दे सकता है, इन सारी चीजों पर। मार्केट में स्टैंडिंग, कितने पुराने हैं आप, ये भी मैटर करता है। बाकी खत्म सेलर ये पे वाला डिपेंड टॉपिक? करता है। हाँ जी, खत्म ये टॉपिक? यस, छोटा सा तो है इस बुक में। सर सारे ही छोड़ते हैं। हाँ, इस बुक में कम कम दे रखा है। सर जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि एक चैप्टर हमारा एक्सचेंज करा दिया 12th वालों से, तो वो मेरे उसमें स्कूल में हुआ है, बाकी इनमें भी हुआ है। एक ही जगह हुआ है, कहीं नहीं हुआ। तो सर उसका कैसे करना पड़ेगा मुझे? पढ़ लेंगे उसे भी, कौन चैप्टर है? अभी तो पता नहीं है सर, मैम बताएंगी, नोट्स की फोटो स्टेट करानी है फिर। कोई नहीं, पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका कोर्स कंप्लीट हो, बेफिक्र रहिए आप। ओके सर यस, ये जो इस बुक में केस स्टडीज होते हैं, ये बुक में मतलब क्वेश्चन पेपर में देते भी हैं? सीबीएसई में देते हैं। कोई फायदा तो होता नहीं है, इतनी कहानी लिखी है, पेज नंबर 185 है, इसमें इतनी लंबी कहानी लिखी, क्वेश्चन जो है 6 लाइन का है, आंसर क्या है, इक्विटी शेयर, और 3 मार्क्स का है, कोई फायदा है? मुझे तो यूजलेस लगते हैं, बाकी माइंड इनमें शार्प करने से के लिए एक भी होते नहीं हैं। आता है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में भी आएंगे ऐसे ये? आई कांट से सब्जेक्टिव में, हाँ सीबीएसई देता है, 12th क्लास में देता है। वैल्यू बेस्ड भी आते हैं, केस स्टडी भी आते हैं, सब आते सब हैं। मेरे में आए थे। ये ऐसा एक क्वेश्चन आया था। वो 3 नंबर का होता है। हाँ
कंफ्यूजिंग ज्यादा होते हैं ये। क्या सर? कंफ्यूजिंग ज्यादा होते हैं, इतना टाइम नहीं होता बच्चा पॉन्डर कर सके, अच्छे से माइंड लगा सर सके इसमें। हमें आधा घंटा देते हैं, उसमें हमें ऑब्जेक्टिव भी करना होता है आधे घंटे के लिए, और आधे घंटे में मतलब ये सब्जेक्टिव भी करना होता है, और उसमें 3-3 6-6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ऊपर से 5 मिनट सबमिट का टाइम होता है। इतने में तो 2 क्वेश्चन भी नहीं होते हैं 6-6 मार्क्स वाले। और क्या करना है, और कोई पॉइंट कुछ रिपीट करना है? नो सर। आगे बढ़े? यस सर। अजी लक्षिता अमन, कुछ रिपीट करना है इसमें या आगे बढ़ना है, अगले चैप्टर पे आना है? नो सर, रिपीट तो कुछ नहीं करना। लक्षिता क्या सोचे, कोई पॉइंट? नहीं सर, कोई रिपीट नहीं करना, वो मेरे स्कूल में भी हो चुके हैं ये। अच्छा, तो अगले चैप्टर पे आ जाते हैं, चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम दिस बुक, सुभाष डे, पेज नंबर 194, स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस। स्मॉल बिजनेस के बारे में पढ़ना है यहाँ पर। स्मॉल बिजनेस कौन कौन से होते हैं? बेसिकली हमारे पास बहुत तरह के बिजनेसेस होते हैं, जैसे कि हमारे पास कॉटेज इंडस्ट्री होती है, उसके बाद हमारे पास माइक्रो बिजनेस होते हैं, फिर हमारे पास होते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, फिर होते हैं मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, ये सब स्मॉल बिजनेसेस हैं। फिर आपके लार्ज ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं, जैसे चेन स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट, मॉल, इस तरह के आ जाते हैं। तो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस जो होती हैं, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस आते हैं। हाँ जी जी। सर आपने अभी क्या कहा, दोबारा से कह दो। हो सो गए थे? नहीं सर, मतलब ये ऐसे होते हैं वो ऐसे होते हैं, बस इतना ही सुनाई दिया। कोई बात नहीं। बिजनेस बहुत टाइप के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द बिजनेस, या साइज की हिसाब से बात कर रहा है। अभी स्मॉल बिजनेस बोला है या स्मॉल स्केल बिजनेस बोला है, तो इसमें साइज की बात चल रही है। तो साइज के हिसाब से बिजनेस बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि माइक्रो बिजनेस, और आपके मीडियम स्केल बिजनेस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और रिटेलर्स, शॉप्स ऑफ द मार्केट्स और स्ट्रीट्स, ये आपके सब स्मॉल बिजनेसेस हैं। लार्ज बिजनेस में आते हैं मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट, चेन स्टोर, वो सब लार्ज स्केल में आते हैं। तो दो तरह के हो गए, एक स्मॉल स्केल बिजनेस, एक लार्ज स्केल बिजनेस। अब स्मॉल स्केल बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर हमारी एक मिनिस्ट्री है, MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। माइक्रो बहुत छोटे बिजनेस, इसमें बोलते हैं कुटीर कुटीर नहीं, माइक्रो जो होते हैं लघु, सूक्ष्म उद्योग, हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म उद्योग, बहुत छोटे बिजनेस होते हैं। और उसके बाद हमारा आता है स्मॉल, लघु उद्योग, छोटे बिजनेस। उसके बाद मीडियम एंटरप्राइजेस, ये हमारे सब बिजनेसेस जो होते हैं, इनकी एक मिनिस्ट्री है जिसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है, टेक्नोलॉजी भी शेयर की जाती है, सब्सिडी भी दी जाती है, लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिजनेस कैसे करना है, क्या करना है, इसका पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, बिजनेस प्लान कैसे बनाना है, किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, कैपिटल कितनी होनी चाहिए, लोन रेज कैसे करें, कहाँ से करें, डॉक्यूमेंट, लाइसेंस, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह कहाँ से कब कैसे ऑब्टेन करना है, सारी चीजें सिखाई जाती हैं। In India, village and small industry sector consists of both traditional and modern small industries.
हमारे यहाँ विलेज में या सिटीज में हम देख ले, वहां भी स्मॉल इंडस्ट्रियल सेक्टर में ट्रेडिशनल बिजनेस भी है, मॉडर्न बिजनेस भी है। ट्रेडिशनल बिजनेस कौन सा होता है? जो पहले टाइम के बिजनेस चले आ रहे हैं। पहले टाइम में कैसे होते थे? पहले टाइम में हाट लगते थे। हाट माने छोटे बाजार, स्मॉल मार्केट्स वर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। बाहर से लोग आते थे, सेलर आते थे हमारे एरिया में, यानी हमारे विलेज में जो जगह मैदान खाली पड़े होते थे वहां पर लोग आके बैठ जाया करते थे और अपना सामान बेचा करते थे। अब भी ये पॉपुलर है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिशनल बिजनेस में एग्जाम्पल आ सकती है, राजस्थान में एक जगह है पुष्कर, एक डिस्ट्रिक्ट है पुष्कर। पुष्कर में क्या होता है? एक मेला लगता है। मेला वो प्राचीन काल से लगा रहा, राजाओं के जमाने से लग रहा है। राजाओं के जमाने से कैमल्स की बहुत बड़ी मार्केट लगती है। उसमें कैमल देखने विदेशी लोग तक आते हैं, फॉरेनर्स। इतना बड़ा बाजार होता है। डिस्ट्रिक्ट पुष्कर में कैमल्स का मेला हर साल लगता है। तो ये ट्रेडिशनल मार्केट हो गई। अगर किसी को कैमल खरीदना होगा तो वो जानता है कि पुष्कर में कैमल अच्छे मिल जाएंगे, मेले में अच्छे से अच्छे कैमल मिल जाएंगे, तो वो जरूर वहीं से खरीदने के लिए जाएगा। तो ये क्या हो गई? ट्रेडिशनल मार्केट हो गई। हर शहर में, छोटे शहरों में वीकली मार्केट लगते हैं, वीकली बाजार, उन्हें हम बोलते हैं छोटे बाजार। वेंडर्स यानी सेलर जो है आते हैं बाहर से, एक जगह बैठ जाते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस पे, एक मैदान में। वहां पे लोकल एरियाज के लोग करीब और दूर से आकर सामान खरीदते हैं। एक ही आपकी मार्केट होती है ट्रेडिशनल मार्केट है। एक आपकी होती है मॉडर्न मार्केट, जो आज की डेट में मार्केट है। जैसे फॉर एग्जांपल अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, ये सारे क्या है आपके? एजियो है, ये आपके मॉडर्न मार्केट है। मॉडर्न मार्केट प्लेस जो कि वर्चुअल मार्केट है, आपको फिजिकली जाना नहीं पड़ता, आप घर बैठे सामान मंगवा लेते हैं। दीज आर वर्चुअल मार्केट्स। यहाँ पे क्या होता है? आप ऑनलाइन सामान मंगवा सकते हैं। इसके अलावा और भी मॉडर्न मार्केट है। मॉडर्न मार्केट में मॉल आ जाता है। ये भी एक फॉर्म ऑफ मॉडर्न मार्केट है, क्योंकि पहले जमाने में मॉल नहीं हुआ करते थे। पहले जमाने में एक बिल्डिंग नहीं होती थी कि एक बिल्डिंग में सारा सामान मिल जाएगा। मॉल की डेफिनेशन में आता है एवरीथिंग इज अवेलेबल अंडर वन रूफ फ्रॉम पिन टू प्लेन, यानी छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज एक ही छत के नीचे आपको मिल जाएगी। कैफेटेरिया भी मिल जाता है। बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए टॉयज भी होते हैं, राइड्स भी होते हैं। बच्चों के स्टेशनरी की बात करें तो आपको कहीं और नहीं जाना, वहां पे स्टेशनरी शॉप भी होती है। अगर घर का एसेंशियल्स ग्रोसरी की बात करें वो भी मिल जाता है। यूटेंसिल्स भी मिल जाते हैं, गारमेंट्स भी मिल जाते हैं, यानी वन एंड ऑल सारी चीजें मिल जाती हैं। रिक्रिएशन के लिए थिएटर भी होते हैं, मूवीज भी चलती हैं इसी में। एक मॉल के अंदर हर तरह की सुख सुविधा उपलब्ध होती है। तो ये क्या आपका मॉडर्न फॉर्म ऑफ मार्केट है। दिस सेक्टर हैज 8 सब ग्रुप्स। इसके अंदर 8 चीजें आती हैं, छोटे छोटे 8 तरह के बिजनेसेस होते हैं। दे आर, कौन कौन चीजें हो सकती है, क्या क्या इसके अंदर बनाया जाता है और बिकता है। पहली चीज हैंडलूम। हैंडलूम में क्या आता है? हैंडलूम इंडस्ट्री कौन सी होती है? सर क्या? हैंडलूम जी, जो हाथों से बनाते हैं? नहीं, वो तो हैंडक्राफ्ट हो गया। हैंडलूम में वो वाली चीजें आती हैं जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं डेली लाइफ में, पर अंदाजा नहीं लग पाता है। ये टॉवेल है, ये हैंडलूम में आती है। जेंट्स के बनियान वगैरह होते हैं, और ये आपके विंटर्स में जो हम वार्म इनर वियर जो पहनते हैं, ये सारे हमारे हैंडलूम इंडस्ट्री में आते हैं। हैंडलूम इंडस्ट्री सबसे बड़ी पंजाब में है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हैंडलूम की। तो पहला पार्ट, इसमें 8 सब ग्रुप्स हैं। पहली चीज हैंडलूम आ जाती है। दूसरी चीज हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट को बोलते हैं हथकरघा, हाथ से बनाया हुआ सामान। इसकी मार्केट सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर। यहाँ पे आपको लकड़ी का हर तरह का सामान मिल जाता है। वन एंड ऑल सारी चीजें लकड़ी की मिलती हैं। एक से एक अच्छी से अच्छी चीज आपको हाथ से बनी हुई मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए अचार निकालने के लिए कोई स्पून, अचार के अंदर स्पून छोड़ दो अगर तो अचार खराब हो जाता है, फफूंदी आ जाती है। इधर आपके सहारनपुर साइड में लकड़ी का सारा सामान बनता है, तो लकड़ी के स्पून बनते हैं। उस लकड़ी के स्पून को आप अगर छोड़ दीजिए अचार के अंदर, अचार खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि वुड जो है वो एक नेचुरल प्रोडक्ट होता है, वुड नेचुरल होती है। और स्पून जो हम छोड़ते हैं वो क्या होता है? मेटल होता है। वो मैन मेड हैंडक्राफ्ट, मतलब के इंडस्ट्री से बना हुआ है, कुछ केमिकल यूज हुए होंगे, उसको बनाया जाता है।
धातु मिलाई जाती है, दूसरे मिक्सअप करे जाते हैं, एलॉयज बनते हैं, इसलिए अचार खराब हो जाता है किसी स्पून को छोड़ देने से। लकड़ी के चम्मच से खराब नहीं होता। तो एक ही आपका हैंडीक्राफ्ट आ गया। हैंडीक्राफ्ट में बहुत सारी चीजें बनती है, तो सहारनपुर की एग्जाम्पल दी है। इसके अलावा भदोई, उत्तर प्रदेश में भदोई डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर प्रदेश में भदोई डिस्ट्रिक्ट, वहां पे क्या बनता है, कारपेट बनते हैं। इट इज फेमस फॉर कारपेट। तो वहां के कारपेट इतने बनते हैं कि एक्सपोर्ट भी होते हैं। कारपेट भी हाथ से ही बनते हैं बेसिकली। इधर आपका उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ क्षेत्र आ जाता है। इसमें आपका पत्ती का काम होता है। लेडीज सूट बनते हैं, उस पर पत्ती के डिजाइन बनते हैं, वो अलीगढ़ में काम होता है। इधर आपके मुरादाबाद साइड में एक जगह पड़ती है गढ़ी सलीमपुर, गढ़ी सलीमपुर, इसमें गौज बनती है। गौज क्या होता है, गौज जानते हैं? सब वॉच, गौज, गौज, GAUGE, गौज जी नहीं नो सर। फर्स्ट एड बॉक्स होता है, उसके अंदर चोट लगती है, पट्टी बांधते हैं, वो पट्टी गौज होती है। ये पट्टी बनती है, हाथ से बनाती है, लेडीज बनाती हैं, यही बनती है मुरादाबाद साइड में, गढ़ी सलीमपुर क्षेत्र में, हर घर में बनती है, हर घर में। ये इंडस्ट्रीज फेमस है, मतलब के अलग क्षेत्र में अलग काम होते हैं। रामपुर क्षेत्र पड़ता है मुरादाबाद के पास, जहाँ पे यूनिवर्सिटी है, लाइब्रेरी है, रामपुर रधा लाइब्रेरी, बरेली से पहले पड़ता है। इसमें बनता है आपका आरी का काम होता है, लेडीज वर्क होता है, लेडीज जो कपड़े होते हैं उनपे आरी का काम। बड़े बड़े अड्डे बने होते हैं, अड्डा बोलते हैं, लकड़ी के स्ट्रक्चर बने होते हैं चारपाई की तरह, उसके चारों तरफ लोग बैठते हैं, लेडीज एंड जेंट्स, और वो लोग सुई से नीडल के थ्रू हैंडवर्क करते हैं, आरी का काम कहलाता है। दबके काम होता है, आरी का काम होता है, ये सारे काम होते हैं। इधर आपका अलीगढ़ के बाद डिबाई क्षेत्र पड़ता है। डिबाई में क्या का काम होता है, कंबल का काम होता है। तो ये सारी चीज जो है ये हैंडीक्राफ्ट है। जरूरी नहीं हम लकड़ी की बात करें, खाली लकड़ी आती है, हाथ से जो कुछ भी बने वो हैंडीक्राफ्ट है। अलग क्षेत्र में अलग काम होता है। एक आपका नेक्स्ट है क्वायर। क्वायर में क्या आता है, क्वायर में क्या क्या आता है? सब पता नहीं। एनी आइडिया? क्वायर में हस्क वगैरह आती है, क्वायर में हस्क वगैरह आती है। कोकोनट हम लोग खाते हैं, कोकोनट खाने के बाद हम उसका एक तो अंदर का वाटर होता है वो हम पी लेते हैं, जिसके अंदर पोटेशियम फॉस्फोरस वगैरह होता है, वो हमारे बहुत काम का होता है। पोटेशियम मेनली होता है कोकोनट वाटर में, वो हम यूज कर लेते हैं। फिर उसकी जो गिरी होती है, यानी कि मेन नारियल होता है, वो हम खा लेते हैं। कोकोनट जब हम तोड़ते हैं उसके ऊपर बाल बाल से होते हैं ब्राउन कलर के, देखे होंगे। दो तरह के कोकोनट होते हैं, एक ग्रीन जो प्रचलन में आ गया फैशन में, टीवी इंडस्ट्री से हमने देख देख के, फिल्म इंडस्ट्री से हमने खाना शुरू कर दिया, यानी इसको पीते, कच्चा गोला कहते हैं, 50 रुपए का आता है। एक होते हैं पके हुए, ये तो ये कच्चा होता है तो खाली पानी पीते हैं, खाने योग्य नहीं होता, कुछ निकलते खाने योग्य, इसके अंदर का जो हम मटेरियल खाते हैं तो हम बोलते हैं मलाई। एट रैंडम ऑन द स्पॉट खाना होता है, बाकी फेंक देना होता है, बचाने का नहीं होता, सड़ जाएगा। एक होते हैं कोकोनट जो मार्केट में मिल जाते हैं, जो पके हुए होते हैं, इतने पके हुए होते हैं कि हार्ड शेल हो जाता है, अंदर वाला शेल हार्ड हो जाता है, और ऊपर का जो ग्रीन कलर का जो था मेन कोकोनट का एक्सटीरियर या आउटर पार्ट, आउटर लेयर, वो इतनी सूख जाती है कि वो ब्राउन कलर के उसमें फाइबर बन जाते हैं, रेशे बन जाते हैं, छुरी से इजीली आप काट लेते हैं। तो वो जो होता है ऊपर का मटेरियल स्टॉकिंग भी कहलाती है। ये कोकोनट हस्क होता है। ऐसे ही आपके डिफरेंट जो क्रॉप्स होती हैं उनमें हस्क निकलता है। ये सारा जो वर्क होता है ये क्वायर में आता है। द मेन रॉ मटेरियल कोकोनट हस्क, डिफाइबरिंग ऑफ हस्क, फाइबर है, इससे हस्क कलेक्ट करना, स्पिनिंग ऑफ क्वायर यार्न, ये सारी चीजें जो होती हैं ये क्वायर इंडस्ट्री में होती हैं। जूट बैग वगैरह बनते हैं, जूट बैग तो देखे ही होंगे कॉमनली, दिल्ली में बहुत यूज होते हैं। दिल्ली में पॉलिथीन बैन है, इसलिए जूट बैग यूज होते हैं। वाटर बॉटल स्कूल ले जाने के लिए ऑफिस से लोग ले जाते हैं, तो जूट बैग में ले जाते हैं, और अपना सामान वाला थोड़ा बहुत सामान ले जाते हैं, तो जूट बैग हर कोई कैरी करता है, लेडीज एंड जेंट्स।
और बिकते ही बहुत महंगे, दिल्ली में तो 200 रुपए 300 रुपए बिकते हैं खाली जूट बैग। तो देखे होंगे कॉमनली, सबने देखे होंगे सर क्या चीज? जूट बैग, JUTE जूट बैग। यस सर। और रैक्स देखे होंगे, कट्टे जिनके अंदर चीनी भर के आती है। यस सर। ये सब इंडस्ट्री, क्वायर इंडस्ट्री आती है। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर कौन सा होता है, ये भी सुना होगा। सर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, मतलब जो सिल्क वगैरह की होती हाँ जी, वेरी गुड। सेरिकल्चर में सिल्क वॉर्म वगैरह हम पालते हैं, यानी कि वो कीड़े पालते हैं जिनसे सिल्क निकलता है, तो वो आपका सेरिकल्चर हो गया। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, इसमें खादी का बिजनेस, यानी कि खादी उद्योग, जो हमारे गांधी जी ने कॉन्सेप्ट दिया स्वदेशी, क्योंकि खादी हमारे देश में पैदा होती थी, बाकी चीजें बाहर से होती थी। हमारे यहाँ कपास वगैरह पैदा होता था, पर हमारे इंडस्ट्री डेवलप नहीं थी, तो हमसे प्रोडक्शन करवाने के बाद ब्रिटिशर्स जो है हमारा कॉटन रॉ मटेरियल लेकर ब्रिटेन जाया करते थे, उनके पास मशीनरी थी, वहां से ब्रिटेन से प्रोडक्शन होता था, प्रोडक्शन होने के बाद इंडिया वापस इंपोर्ट करता था। ब्रिटिशर्स वही प्रोडक्ट जो हमसे कौड़ियों में खरीदते थे वो हमें सैकड़ों में बेचा करते थे। तो इसलिए गांधी जी ने कॉन्सेप्ट दिया स्वदेशी अपनाओ, और उसमें जो है खादी पर ज्यादा फोकस किया, खुद भी चरखा चलाया और लोगों को बोला कि स्वदेशी प्रोडक्ट लीजिए, विदेशी प्रोडक्ट मत लीजिए, इससे अपनी इंडस्ट्री आपकी डेवलप होगी अगर आप स्वदेशी प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें आपका आया खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, यानी विलेजेस में जो चीजें बन पाती हैं वो विलेज इंडस्ट्री में आई। जैसे कॉटेज इंडस्ट्री होती है हमारे यहाँ, और कौन सी होती है, माइक्रो इंडस्ट्री होती है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है। अगला है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड पावर लूम्स। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो कि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, छोटी मतलब इतने भी नहीं है कि एक कमरे में आ जाए, मतलब इन द सेंस बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, छोटे बिजनेस है, कम पैसा लगा हुआ है। इसमें खास बात ये होती है कि लेबर इंटेंसिव वर्क होता है, नहीं कि लेबर से ज्यादा काम लेते हैं। कैपिटल इंटेंसिव नहीं होता, पैसे का यूज इन टेक्नोलॉजी का यूज कम होता है, लेबर का यूज ज्यादा होता है, टेक्नोलॉजी और पैसे का यूज कम होता है, वो आपकी कहलाती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। पावर लूम में क्या होता है, पावर लूम कौन सी मशीन होती है? पावर लूम भी कपड़े की मशीन होती है सर। हाँ जी, हिस्ट्री में पढ़ा होगा। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज में क्या क्या आता है? खादी के कपड़े वगैरह, खादी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं। विलेज में तो बहुत सारी चीजें बन जाती हैं, विलेज में तो बेसिकली विलेज में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आती है, इसमें तो हजारों तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, कुछ भी बन सकता है, जैसे कि माचिस बनती है, मोमबत्ती बनती है, बैत का फर्नीचर बनता है, बीड़ी वगैरह बनती हैं, ये सारे प्रोडक्ट ग्रामीण क्षेत्रों में बनते हैं। आपने देखा होगा बांस का फर्नीचर जो होता है बैत का, वो सब गांवों से ही बन के आता है, उन्हीं की इंडस्ट्री में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ही काउंट होता है वो। ऐसे प्रोडक्ट जिसमें लेबर लगती है, मशीनरी कम लगती है, वो आपके आते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। पावर लूम मशीन थी जिससे हम क्या बनाते थे, कपड़ा बनाते हैं। और ये पावर लूम मशीन जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब फ्रांस का हुआ था, यानी 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी, तब से ही प्रचलित है, तब से ही ये यूज में है। पावर लूम इंडस्ट्री एक फेमस इंडस्ट्री है, ये भी हमारा अंडर द सब ग्रुप ऑफ MSME में आ जाता है। ये हमारी इन्होंने दे रखी है ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज और मॉडर्न इंडस्ट्रीज। अब इसमें जो हमने 8 सब ग्रुप देखे, पहला हैंडलूम, दूसरा हैंडीक्राफ्ट, तीसरा क्वायर, फोर्थ वन सेरिकल्चर, फिफ्थ वन खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, सिक्स्थ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, 7 पावर लूम। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या छूट गया? अच्छा, खादी अलग पड़ जाएगा, विलेज अलग है, तो खादी अलग और विलेज अलग अलग पड़ेंगे, तो ये 8 टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज हो गई। इसमें से लास्ट के 2 को छोड़ दें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड पावर लूम, इन 2 को अगर छोड़ दें तो बाकी 6 जो आते हैं शुरू वाले, वो हमारे आते हैं ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में। और मॉडर्न स्मॉल इंडस्ट्रीज में लास्ट 2 आते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड पावर लूम, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है और डे बाय डे इनमें अपडेशन होता रहता है, अपग्रेडेशन, और टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, तो ये मॉडर्न इंडस्ट्री में आते हैं। बाकी शुरू के 6 जो है हैंडलूम,
हैंडीक्राफ्ट, क्वायर, सेरिकल्चर, खादी इंडस्ट्री, विलेज इंडस्ट्री, ये 6 जो आते हैं ये हमारे आते हैं ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में। अब हमें साइज ऑफ बिजनेस अगर डिटरमाइन करना है कि बिजनेस का साइज कैसा है, स्मॉल स्केल है, मीडियम स्केल है या लार्ज स्केल है, तो कुछ चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज, लेबर कितनी इन्वॉल्व है, लेबर इंटेंसिव है या कैपिटल इंटेंसिव। लेबर ज्यादा इन्वॉल्व है तो लेबर इंटेंसिव कहलाएगा, कैपिटल ज्यादा इन्वॉल्व है तो कैपिटल इंटेंसिव कहलाएगा। लेबर इंटेंसिव में लेबर ज्यादा इन्वॉल्व होती है, मशीनरी का इस्तेमाल बहुत कम होता है। जब मशीनरी का इस्तेमाल कम है तो ऑब्वियसली बात है पैसे का इस्तेमाल कम है। जो कैपिटल इंटेंसिव होते हैं उसमें पैसे का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, पैसा बहुत इन्वेस्ट करते हैं। और जब पैसे का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है हम अपने एसेट परचेज करेंगे, मशीनरी प्लांट वगैरह लगवाएंगे, तो वो हमारे होते हैं कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, जो कि मॉडर्न टाइप ऑफ बिजनेस में आ जाते हैं आज की डेट में, क्योंकि टेक्नोलॉजी आजकल मॉडर्न है। तो साइज ऑफ द बिजनेस डिटरमाइन करने के लिए आप कुछ चीजें देखते हैं। पहली चीज, नंबर ऑफ पर्संस कितने इन्वॉल्व हैं, कम लोग इन्वॉल्व हैं या ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। दूसरी चीज, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पहली चीज पता लगाया हमने, लोग कम इन्वॉल्व है या ज्यादा, स्टाफ कितना है, लेबर कितनी है। दूसरी चीज, कैपिटल इन्वॉल्वमेंट कितना है। थर्ड थिंग, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट और द वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ बिजनेस, जो आपने प्रोडक्शन किया कितना प्रोडक्शन किया। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट प्रोडक्शन कितना होता है आपके यहाँ। अगर कम प्रोडक्शन होता है इसमें स्मॉल बिजनेस है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन आप कर रहे हैं दैट मींस आपका लार्ज बिजनेस, ऑब्वियस सी बात है। फोर्थली, पावर कंज्यूम्ड फॉर बिजनेस एक्टिविटीज, द फोर्थ थिंग इज दैट पावर कंज्यूम्ड, आपके यहाँ पावर कितनी कंज्यूम हो रही है बिजनेस में। पावर मींस इलेक्ट्रिसिटी, हाई पावर कंजप्शन अगर है आपके यहाँ, बिजली का ज्यादा इस्तेमाल है, दैट मीन आपके मशीनरी चलती होंगी, मशीन चलती है तो आपका क्या हुआ, लार्ज स्केल बिजनेस हो गया। अगर पावर का इस्तेमाल कम है इसका मतलब मशीनरी कम इन्वॉल्व कर रहे हैं आप, मशीन कम चल रही है, इसका मतलब आपका जो है वो ट्रेडिशनल बिजनेस है, ये स्मॉल बिजनेस है। However, there is no parameter which is without limitation. पैरामीटर तो ये है जो जिससे हम जज कर सकते हैं बिजनेस कैसा होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि 100% हमारा अंदाजा सही हो, क्योंकि आज की डेट में जो पैरामीटर दिए हैं बिजनेस को जज करने के लिए वो भी मैटर करते हैं। क्या दिए, इस तरीके से दिए कि इतने रुपए से इतने रुपए तक इन्वेस्टमेंट अगर होगा किसी बिजनेस में तो वो बिजनेस इस कैटेगरी में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कहा, मान लीजिए कि 5 करोड़ से कम पैसा इन्वेस्ट अगर हो रहा है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कहा जाए कि 5 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, अगर ये कहा जा रहा है। अब किसी ने इन्वेस्टमेंट बल्कि ये कहा 25 लाख से 5 करोड़ तक, मिनिमम 25 लाख, मैक्सिमम 5 करोड़, मिनिमम 25 लाख, मैक्सिमम 5 करोड़, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। अब किसी ने अगर 25 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रखे हैं, अब यहाँ पर डिफिकल्टी आ जाती है कि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आएगा या इससे पीछे वाले में माइक्रो बिजनेस या कॉटेज इंडस्ट्री में आएगा, तो जज करना मुश्किल हो जाता है। अब कैसे आप देखेंगे 25 लाख किस तरह से इन्वेस्टेड है, 25 लाख किस चीज में इन्वेस्टेड है, यहाँ भी मैटर करता है। सर यस सर, मतलब माइक्रो एंटरप्राइजेस में मतलब कितने तक की इन्वेस्टमेंट होती है? अभी आएगा, इसमें लेबर कितनी होती है, पैसा कितना इन्वेस्टमेंट होता है, ये सारी चीजें अभी आएंगे, अभी देखते हैं। ये भी डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या सर्विस प्रोवाइडिंग या ट्रेडिंग कंसर्न है। मैन्युफैक्चरिंग मींस बनाने वाली, जो प्रोडक्शन करेगा उसे भाई पैसा ज्यादा चाहिएगा, ऑब्वियसली बात है। जो खाली ट्रेडिंग कर रहा, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, एक जगह माल खरीद लिया दूसरी जगह बेच दिया, तो मुझे पैसा लगाने की जरूरत क्या है, मैं पैसा लगाऊंगा बहुत लिमिटेड, जितना मैं प्रोडक्ट में डील करूंगा उतना पैसा लगाऊंगा, मुझे क्या जरूरत है कि मैं 5 करोड़ रुपए लगा दूं, तो ये भी डिपेंड करता है। इसलिए जज करना कभी कभी मुश्किल होता है कि टाइप ऑफ बिजनेस डिपेंडिंग अपॉन द साइज कैसा है। The emergence of large-scale enterprises has necessitated the government to include other enterprises covering both small-scale industry sector and related services under one umbrella. जब लार्ज स्केल इंडस्ट्री ज्यादा डेवलप हुई तो अब ये सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है एक ही जगह सब चीजों को कवर करना, तो यह बाइफर्केट कर दिया गया। इनको आगे इनके बारे में और इंफॉर्मेशन यानी स्पेसिफिकेशन दिया गया। द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006 में कानून बना, क्योंकि मिनिस्ट्री में पहले बताया था माइक्रो
स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एक मिनिस्ट्री है, तो वही क्या करती है, अंडरटेक करती है, रेगुलेट करती है, कानून बनाती है, कानून को मॉडिफाई करती है, सारे काम उसी के पास हैं। इट एड्रेसेस दीज इश्यूज रिलेटिंग टू डेफिनेशन। इन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किया, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी, किसके बारे में, बिजनेसेस के बारे में, ज्यादा डिफाइन किया, ज्यादा बेहतर तरीके से इनको अलग अलग डिफाइन किया ताकि इनमें फर्क पता चल सके रिलेटेड टू डेफिनेशन की, डेफिनेशन क्या होगी बिजनेसेस की, क्रेडिट कितना क्रेडिट ले सकते हैं, कितना क्रेडिट दे सकते हैं, इस तरह की चीजें। मार्केटिंग, मार्केटिंग कैसे कर रहे होंगे तो वो किस कैटेगरी में आएंगे। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, कितनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे होंगे। मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज एंड सर्विस रिलेटेड एंटरप्राइजेज आल्सो कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ दिस एक्ट। द एमएसएमई एक्ट 2006 came into force with effect from October 2006। 2006 का कानून बना, अक्टूबर से ये एनफोर्स हुआ, और इसमें इन्होंने ऐसे कैटेगराइज किया। पहली कैटेगरी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज, पहली कैटेगरी बनाई मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज, वो बिजनेस एंटरप्राइजेज जो कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। क्या बना रही हैं, कुछ प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर कर रही हैं। अब वो किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं वो डिपेंड करता है अपॉन द साइज, नेचर एंड कैपिटल ऑफ द बिजनेस, बिजनेस पे डिपेंड करता है। अब जैसे दिया गया, इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज एंगेज in the production of goods and services pertaining to any industry specified in the first schedule to the Industries Act 1951, there are 3 types of enterprises। अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस को 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज को फर्दर डिवाइड किया 3 पार्ट्स में। पहली चीज, फर्स्ट पार्ट माइक्रो एंटरप्राइजेस। द फर्स्ट वन इज माइक्रो एंटरप्राइजेस where the investment in plant machinery does not exceed ₹25 lakh, जहां पर इन्वेस्टमेंट 25 लाख से कम रहेगा, अंडर ₹25 lakh और बिलो ₹25 lakh, वो कहलाएंगे माइक्रो एंटरप्राइजेस। किस कंडीशन में, अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तब की बात चल रही है। वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसके अंदर हमारा इन्वेस्टमेंट कैपिटल का 25 लाख से कम होगा, वो कहलाएगी माइक्रो एंटरप्राइजेस। दूसरी चीज, अगर हमारा इन्वेस्टमेंट किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मिनिमम 25 लाख होगा, यानी 25 लाख से ज्यादा होगा, बट लेस देन 5 करोड़ रुपीस होगा, रेंजिंग बिटवीन 25 लाख टू 5 करोड़, तो हमारी इंडस्ट्री कहलाएगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ये स्मॉल एंटरप्राइजेस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये स्मॉल एंटरप्राइजेस। थर्ड थिंग, अगर हमारा इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में, ये कंडीशन जो है प्लांट एंड मशीनरी के लिए है, जैसे मैंने कहा था कि पैसा काय में इन्वेस्ट होगा, तो यह बात चल रही है प्लांट एंड मशीनरी में, यानी इतना प्लांट आपने अपने यहाँ इंट्रोड्यूस कर रखा है, इंस्टॉल करवा रखा है, या इतनी मशीनरी पे आप वर्क करवा रहे हैं जिनकी लागत, कीमत इतनी है। लेस देन 25 लाख, मोर देन 25 लाख बट लेस देन 5 करोड़। और थर्ड कैटेगरी, more than 10 crore, more than 5 crore but less than 10 crore, more than 5 crore but less than 10 crore, 5 से 10 करोड़ के भीतर जिनका इन्वेस्टमेंट होगा प्लांट एंड मशीनरी में, वो कहलाएंगे मीडियम एंटरप्राइजेस। बिलो 25 लाख वाले प्लांट मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करने वाले कहलाएंगे माइक्रो एंटरप्राइजेस। अबव 25 लाख बट बिलो 5 करोड़ आपने कहलाएंगे स्मॉल एंटरप्राइजेस। अबव 5 करोड़ बट बिलो 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी वाले बिजनेसेस कहलाएंगे मीडियम एंटरप्राइजेस। अब अगर आपकी इंडस्ट्री, आपका बिजनेस जो है वो सर्विस सेक्टर है, आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इन केस द एंटरप्राइज एंगेज इन प्रोवाइडिंग और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेस। अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और आपका इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट में बिलो 10 लाख रुपीस है, डज नॉट एक्सीड ₹10 लाख, इट इज जस्ट बिलो ₹10 लाख, एनी अमाउंट बिलो ₹10 लाख, तो आपका कहलाएगा माइक्रो एंटरप्राइजेस। माइक्रो एंटरप्राइजेस। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अबाउट 10 लाख है बट बिलो 2 करोड़ रुपीस है, अबाउट 10 लाख बट बिलो 2 करोड़ रुपीस, तो कहलाएगा स्मॉल एंटरप्राइजेस। किस चीज के अंदर, इक्विपमेंट के अंदर। थर्ड थिंग, अगर आपका इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट में मोर देन 2 करोड़ है
बट लेस देन 5 करोड़ है, 2 to 5 करोड़, तो आपका कहलाएगा मीडियम एंटरप्राइजेस। अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? मेजर इंडस्ट्री ग्रुप्स इन द स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, ये स्मॉल स्केल सेक्टर आपका फूड प्रोडक्शन, जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, आमतौर पे विलेजेस में इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें अचार बनाए जाते हैं, मुरब्बे बनाए जाते हैं, जैसे निलॉन्स कंपनी है, ये अपना प्रोडक्शन करवाते हैं, या यू कैन से एवरेस्ट मसाले हैं, ये अपने मसाले पिसवाते हैं, पैकिंग करवाते हैं, तो ये आपके आ सकते हैं इस तरह की इंडस्ट्री में। माइक्रो इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री इस कैटेगरी में आ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड द मशीनरी इन्वॉल्व, आप कितने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। ये वाले जो आ रहे हैं स्मॉल इंडस्ट्री में आ रहे हैं, और अगर इनका बिजनेस ज्यादा बड़ा हो गया तो ये आ जाएंगे फिर मीडियम एंटरप्राइजेस में। लेकिन अगर आप न्यूली स्टैब्लिश कर रहे हैं तो आपका माइक्रो में रहेगा, थोड़ा आप अपग्रेड कर लेंगे तो आपका आ जाएगा स्मॉल इंडस्ट्री में। केमिकल सेक्टर या केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल प्रोडक्ट्स में आप डील कर रहे हैं तो आपका ये भी इसी सेक्टर में आता है। बेसिक मेटल इंडस्ट्रीज, मेटल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, मशीन एंड पार्ट्स। हाँ जी सर, ये एक वो है डाउट, क्या? तो ये मैन्युफैक्चरिंग और मतलब ये क्या कहते हैं सर्विस, इसमें मतलब क्या डिफरेंस है? मतलब इसमें 25 लाख है पहले और फिर 10 लाख, मतलब समझ नहीं आया। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पे आप कुछ बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। सर्विस इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बनता बल्कि सर्विस प्रोवाइड की जाती है। जैसे मोबाइल एक सर्विस हम प्रोडक्ट है, लोग 10 लाख से नीचे तक की दे सकते हैं ऐसे? अगर 10 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट है तो माइक्रो एंटरप्राइज है, 10 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट है बट 2 करोड़ से कम का है तो आपका स्मॉल एंटरप्राइज में आएगा। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैटेगराइज किया है। मतलब कि मुझे समझ नहीं आ रहा ना ये। कहीं समझ आ रहा था ये? सर अभी तो बताया। मतलब क्या समझना चाह रहे हैं इसमें बताइए। मतलब कि जैसे माइक्रो एंटरप्राइजेस है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट है मतलब 10 लाख की, वो सर्विस मतलब पता नहीं, मतलब कैसे बताते हैं? बिजनेस है, कोई टाइप भी तो होगा ना, आप क्या कर रहे हैं बिजनेस। हाँ, मतलब उसमें 10 लाख की इन्वेस्टमेंट, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए ऐसे? जी, उससे ज्यादा हो गया तो बिजनेस का साइज चेंज हो गया फिर। अच्छा, लिमिट दिए, रेंज दिए, इतना अमाउंट इन्वेस्टेड होगा तो बिजनेस का टाइप ये कहलाएगा। टाइप ऑफ बिजनेसेस है, इससे ज्यादा हो गया, मोर देन दिस अमाउंट बट लेस देन दिस अमाउंट, तो टाइप ये वाला हो गया। इस तरह कैटेगराइज किया है। और कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही था, बाकी समझ आ गया। और आपके स्मॉल स्केल सेक्टर में और इंडस्ट्रीज हो जाती है, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स आते हैं, हॉजरी, गारमेंट, नॉन मेटेलिक मिनरल प्रोडक्ट्स, मिनरल्स वाला जो होते हैं जिसमें मेटल नहीं होता, अदर सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट एंड पार्ट्स, लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट्स, miscellaneous manufacturing industries, beverage, tobacco and tobacco products, repair services, cotton textile, यानी जो घरों में काम हो सकते हैं, छोटे बिजनेस होते हैं, छोटे कारखाने हो सकते हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री ना हो, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ना हो, वो सारे इसमें आ जाते हैं। वुल, सिल्क, सिंथेटिक फाइबर, टेक्सटाइल, जूट, हेम्प एंड वेस्टर्न टेक्सटाइल, पेपर प्रोडक्ट, प्रिंटिंग वगैरह, इस तरह के सारे काम। कौन गए मीटिंग से बाहर? सर, यस। सर आपकी आवाज चली गई थी। हाँ, वो बीच में कॉल आ जाती है तो वो इंटरप्ट हो जाता है। क्या जाती है? कॉल आती है मोबाइल पे तो बीच में नेट चला जाता है। हाँ सर, ये होता है। तो आप दोबारा बता दो क्या होता है। ये बता रहा था कि स्मॉल इंडस्ट्री में ये सारी चीजें आती हैं, फूड, रबर, कॉटन, टेक्सटाइल, जूट,
पेपर प्रोडक्ट, मेटल्स, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट। सर ये एक्स्ट्रा शॉर्ट्स वाला जो टेबल है इसमें ना, एक्स्ट्रा शॉर्ट्स वाला नहीं, पेज नंबर 195 पे। सर हमारे पेज नंबर सेम नहीं है। ऐसे कैसे हो जाएगा, मेरे पास भी तो बुक आई है। नहीं ये बुक कब की है? अच्छा मेरे पास मतलब लास्ट एडिशन है, 19 वाला एडिशन है मेरे पास, 8th रिवाइज एडिशन। हाँ, तो मतलब उसके बाद ही दे रखा है, मतलब वैसे नहीं है। ठीक है, रोल ऑफ शॉर्ट्स स्मॉल वाला बिजनेस से टेबल है पहले, उसमें दे रखे हैं। रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस से पहले। हाँ, मेजर इंडस्ट्री ग्रुप्स इन द स्मॉल स्केल सेक्टर। बाकी कल डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन अब तक पूछ लो, यहाँ तक जो कवर किया इसमें बताइए, जो समझ में नहीं आया हो। नहीं सर, आ गया आज तो एक बार में। अब बताइए बेटा, क्या नाम है? यज्ञ, एक तो चले गए बाहर मीटिंग से। यस यज्ञ। सर आ गया समझ, एक बार रीड कर लूंगा तो अच्छी तरह से हो जाएगा। ठीक है, कुछ रिपीट करना हो बता दीजिएगा, जो भी कंफ्यूजन हो। ओके देन, थैंक यू, नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।